हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? वीडियो के साथ आप लोग कॉपी कलम निकाल कर पढ़ाई भी कीजिए, नोट्स भी तैयार कीजिए। चलिए फटाफट कॉपी कलम निकालिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक पढ़ेंगे 11th क्लास का। और 11th क्लास का ये टॉपिक जो है 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं पहले से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये सारा टॉपिक आप लोग 11th 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन आज आप लोग फिर पढ़ेंगे और मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। थोड़ा सा हिस्टोरिकल हम लोग जानेंगे, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ एटम्स। वैसे तो कहते हैं कि एटम इज द गॉड, परमाणु ही भगवान है, क्योंकि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और एटम एक इनविजिबल पार्टिकल है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे मैटर है, तो सभी मैटर जो है वो एटम से ही बना हुआ है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके बार बार कंबाइंड होने से एक बड़े मॉलिक्यूल्स और एक सबस्टेंस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। लेकिन इसका हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर थे और जिनका नाम था महर्षि कपिल अनकनाद, जिनके द्वारा एटम के बारे में बताया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग बार बार डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बार बार खंडन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला जिसको हम और अधिक खंडित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उस कण का नाम उस महर्षि के द्वारा नाम रखा गया। महर्षि कपिल एंड कनाद के द्वारा नाम रखा गया परमाणु। एटम नहीं रखा गया, परमाणु नाम रखा गया, क्योंकि वो लोग इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन सेंट कहिए, साधु महात्मा थे, है ना, महर्षि कर थे। तो महर्षि लोगों का काम है कि वे लोग भगवान का खोज करें, ना कि किसी ये केमिकल्स का खोज करें। तो फिर वे लोग एटम का खोज क्यों किए? क्योंकि महर्षि का काम जो है भगवान का खोज करना, वास्तव में वो लोग भी भगवान का खोज करते थे। हमारे पूर्वज कहते हैं कि कण कण में भगवान होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं। यही कारण है कि महर्षि कपिल कनाद ने कण कण को खोजना शुरू कर दिया, हर कण को तोड़ना शुरू कर दिया, हर सबस्टेंस को तोड़ना शुरू कर दिया। एक समय आया कि एक ऐसा कण मिला उनको कि उससे अधिक और अधिक खंडित नहीं कर सकते थे। उस कण का नाम उनके द्वारा रखा गया परमाणु। परमाणु जो मनुष्य से परे है, जिसे हम भगवान कहते हैं। परमाणु का हिंदी, परमाणु कोई हिंदी वर्ड नहीं है कि एटम का हिंदी परमाणु होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, तो ऐसा नहीं मिलेगा। एटम का अर्थ होता है नॉट गॉड, जिससे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एटम ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ए और टम से। ये सब चीजें जाननी चाहिए आप लोगों को। आइए इसको और डिटेल्स जानते हैं। हम लोग लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर, मैं सब समझा देता हूं। द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कपिल एंड कनाद, महर्षि कपिल एंड कनाद अराउंड 500 BC, बहुत पहले, है ना, अराउंड 500 BC postulated that the smaller particles of matter cannot be divided into more smaller parts। मतलब और अधिक पार्ट में उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। These are individual and invisible, मतलब इंडिविजिबल एंड इनविजिबल, जो खंडित नहीं कर सकते हैं, जो दिखता नहीं है। इनडिविजिबल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ही नेम्ड, उन्होंने इसका नाम रखा दिस पार्टिकल्स एज परमाणु। उन्होंने इस कण का क्या नाम रखा? परमाणु। मैंने बताया था इस कण का नाम परमाणु रखा गया था। परमाणु क्या है? परमाणु एक ऐसा नाम है जो मनुष्य से परे है। मनुष्य से परे कौन है? जो भगवान है, जो गॉड है। ठीक है, अराउंड द सेम पीरियड, माने उसी सीजन में, उसी टाइम में, उसी पीरियड में द एशियंट ग्रीक फिलोसोफर। अब हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, ग्रीक का बात करते हैं। तो ग्रीक के जो फिलोसोफर थे, है ना, इंडियन ग्रीक फिलोसोफर इन 6th सेंचुरी, है ना, BC, 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी पहले की बात बताया जा रहा है। नेम्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम। तो उस पार्टिकल का उनके द्वारा क्या नाम रखा गया? एटम नाम रखा गया। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि हम इस पार्ट को फिर से मिटाकर एटम के बारे में और जानकारी आप लोगों के
को दिया जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल्स नोट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, इसको एक हिस्ट्री बताया गया है। तो आइए देखते हैं एटम के बारे में और जानकारी क्या है। तो मैंने कहा था कि ये जो एटम शब्द है ये ग्रीक फिलोसफर के द्वारा इसका नाम रखा गया एटम, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया होगा। हाँ भाई, इसका नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर फिलोसफर क्या है? फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, दार्शनिक यानी कि हमारे समाज में वैसे लोग जो लोग है ना, ये क्या कहते हैं उसको, प्रवचन समझते हो, प्रवचन, जो लोग प्रवचन देते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, उसको हम लोग फिलोसफर कहते हैं, ठीक है। ओशो फिलोसफर था, नाम सुनेंगे ओशो का। तो ऐसे लोग जो लोग कई चीजों को, जैसे में हमारा कबीर, हमारे यहाँ जो सूरदास कबीरदास थे, ये लोग फिलोसफर थे हमारे। तो उस तरह से ये लोग बताए थे कि इन लोगों के द्वारा एक सर्च किया गया, इन लोगों के द्वारा भगवान को खोजा गया, तो एटम वर्ड मिला उन लोगों को। किसके द्वारा? ग्रीक जो फिलोसफर थे, तो उनके द्वारा एटम जो मिला। तो एटम का अर्थ क्या होता है? एटम को लिया गया दो ग्रीक वर्ड ए और टम, ये दोनों बाबू ग्रीक वर्ड है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से लिया गया ए और टम। ए का अर्थ होता है नॉट, टम का अर्थ होता है कट। दिस इज कॉल्ड नॉट कट, जो अविभाज्य है, जिसको हम काट नहीं सकते हैं। इनडिविजिबल कहते हैं इसी को, और इनविजिबल कहते हैं जो आंखों से दिखता नहीं है, ये है एटम। तो यहां तक ये था जो फिलोसफर के द्वारा बताया गया। अब आ गया यहां के बाद डाल्टन साहब आ जाते हैं। डाल्टन उस समय का एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट थे, है ना, बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट थे, जिनके द्वारा ये सब महर्षियों फिलोसफर के द्वारा जो बात बोली जा रही थी, उनके द्वारा ये बातें सुनी गई। और उनके मन, मतलब नहीं होता है कि आप कोई भी व्यक्ति कोई प्रवचन को सुनने के बाद से वो मग्न हो जाता है ना, राम 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 रटने शुरू कर देता है। उसी तरह से डाल्टन के द्वारा, ये जब फिलोसफर के द्वारा जो एटम के बारे में व्याख्या सुना गया, तो उनके द्वारा एटम 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 एटम, जहां जाते थे वहां एटम 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 रटना शुरू करते थे। तो उनके द्वारा पूछा कि भाई ये एटम है क्या? तो उन्होंने बताया कि एटम है क्या, और उनके द्वारा जो कुछ भी बताया गया वही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बन गया। क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? आइए जानते हैं। टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर विच कुड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स अबाउट द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर। क्या क्या बताया? इनके द्वारा बताया गया कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा इन्होंने उठाया था, उसको लेकर इन्होंने जॉन डाल्टन in 1808 gave a theory known as डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल डाटा उठाया एटम के बारे में, और जो उन्होंने ये बातें बोली, जो उन्होंने एक थ्योरी दिया, उसी थ्योरी का नाम रखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या बताया उन्होंने बताया इसका पोस्टुलेट्स क्या है। आइए जानते हैं इसका पोस्टुलेट्स क्या क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। कहता है कोई भी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का मैटर एनीथिंग्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स विच ऑक्युपाइड मास वॉल्यूम, जानते हैं आप लोग डेफिनेशन, नोन एज मैटर। तो मैटर जो है वो अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना रहता है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना रहता है, जो इनडिविजिबल और इनविजिबल होता है, उसका नाम रखा गया एटम। दूसरा कहता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब कहता है कि एक ही एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट्स होते, जितने भी एटम्स होते हैं, सबका जो प्रॉपर्टीज होता है बिल्कुल सेम होता है। एल्युमिनियम का जो एटम्स होंगे, उसकी प्रत्येक एल्युमिनियम के एटम्स का जो प्रॉपर्टीज होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का एक एटम, एल्युमिनियम का मास 27, उसका एटॉमिक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो उसका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम में तो 13 और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा कितना 14, सब में सारे एटम्स पाए जाएंगे। लेकिन अब हम लेते हैं एल्युमिनियम एक तरफ और एक तरफ लेते हैं आयरन लोहा। तो आयरन का एटम और एल्युमिनियम का एटम का मास और एल्युमिनियम और आयरन का केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इनके द्वारा ये बात कहा गया था। दूसरा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, क्लियर। और वही डिफरेंट रहेगा तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास साइज एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनका जो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उनका जो मास होगा, वॉल्यूम होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट हो जाएगा। When atoms of same या different elements combine to form compounds, अगर एटम्स जो है सेम हो या डिफरेंट हो, एक साथ कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अगर कोई मतलब सेम एलिमेंट्स भी आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो O2, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो N2, ठीक है, कोल्ड्रिन तो Cl2, तो मॉलिक्यूल्स बना है। अगर डिफरेंट मिले तो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, है ना, इस तरह से कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। चलिए चौथा नंबर है। पांचवा नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर हम लोग। एन एटम cannot be divided further। कहता है कि एक एटम को हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। छठा नंबर कहता है कि एटम cannot be created। एटम कैन not be created, atom cannot be created and cannot be destroyed। कहता है कि एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना ही तो हम उसको जन्म दे सकते हैं और ना ही उसको हम बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर में, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined by mass, elements combine in fixed ratio by mass, to form compound। कहना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे, फिक्स्ड रेशियो मिलेंगे, और ऐसे मिलने से मास माने मास के अनुसार ही मिलेंगे, तो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं 8 नंबर हमें, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स and their kinds in a given compound are always same। किसी भी एक कंपाउंड को बनने में जो एटम्स मिलते हैं, है ना, कोई भी कंपाउंड, मान लो कोई वाटर बनता है तो H2O है, तो H2O में नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1,
तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ये डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी थी और इसके पोस्टुलेट्स है, 8 पोस्टुलेट्स आप लोगों को बताया गया है। ये 8 पोस्टुलेट्स आप लोग नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो, इसको नोट कर लो। वीडियो पॉज करके आगे हम बताएंगे एटम्स के बारे में और भी कहानी। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या है एटम्स और मॉलिक्यूल्स? अब हम लोग एटम का वाकई में डिफिनेशन पढ़ेंगे, सही डिफिनेशन क्या होता है। सबको मालूम होगा, एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। कहता है कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो हम देख नहीं सकते, जिसको खंडन नहीं कर सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। लोहे में जंग लगना, ये तो सिंपल आप लोग डेली देखते हो, तो लोहे का पूरा पार्ट्स एक बार में रिएक्शन नहीं कर लेता और रस्ट नहीं बन जाता है। उसको रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए उसका एक एटम ही काफी है, और वो एटम आप नहीं देख सकते। एटम क्या होता है ना कि एक के गॉड है जो आप देख नहीं सकते हो, वो सेकेंड के 100वां हिस्सा में जन्म लेता है और तुरंत वो कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एटम। एक बात और मैं बताऊं कि एटम जो है, एटम इज फाउंड, या एटम्स लिख लेंगे, एटम्स आर फाउंड एज combined state in nature। प्राकृतिक में एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, इसमें वाटर के रूप में मिलेगा, ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलेगा, या सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम 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 सोडियम, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, मतलब एक कंबाइंड रूप मिलेगा, कभी भी एक एटम आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं, इसमें मान लो कि हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, etc जितना भी ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, एटम के मिलने से ही तो मॉलिक्यूल्स बनता है। यानी कि इसमें लिख सकते हैं हम लोग द ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। परमाणुओं के समूह को ही अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। एटम के ही समूह को, एटम के ही ग्रुप्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, P4 फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का समूह है ना। उसके बाद से NaCl सोडियम क्लोराइड का समूह है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का समूह। इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स देखते हो सब मॉलिक्यूल्स में लिख सकते हो, राइट। चलिए, तो हम लोग ये जान लिए कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। एक बात और, मॉलिक्यूल्स जो होता है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। एटम्स जैसे में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता था ना, तो मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में। जैसे ऑक्सीजन आप, है ना, लेते हो, सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हो, तो सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हो तो क्या होता है? फ्री स्टेट में है, तभी तो ले रहे हो। वाटर H2O पीते हो तो वाटर यानी H2O फ्री स्टेट में, तभी तो पी रहे हो। तो ये सब हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है मॉलिक्यूल्स, लेकिन एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। थोड़ा मन लगा के पढ़ते रहिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल टॉपिक शुरू होगा बाबू, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का बहुत थ्योरी है इसमें, ठीक है। और ये सब टोटली 9th क्लास से जुड़ा हुआ थ्योरी है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन आगे बढ़ने पर हम लोगों को मूल कॉन्सेप्ट में जाएंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड आएगा।
पढ़ना है, 9th क्लास में भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं मूल कॉन्सेप्ट के, लेकिन थोड़ा कम पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग। मूल कॉन्सेप्ट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंतजार कर रहे होंगे आप लोग कि मूल कॉन्सेप्ट सर कब पढ़ाएंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम बता दें, फिर पहुँचते हैं उसमें, मूल कॉन्सेप्ट पहुँचते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास निकालेंगे हम लोग, है ना, या इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं मोलिक्यूलर वेट। ये आप लोगों को दे रहे हैं और इसमें होमवर्क भी देंगे आज, ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दिया था, जो लोग नहीं देखे होंगे उसको कृपया देख लेंगे। उसमें आप लोगों को 1 to कैल्शियम 20 एलिमेंट्स का नाम, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक मास बताया गया था। ऐसे में अगर आपको एटॉमिक मास याद है 1 to कैल्शियम 20 तो कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी देखेंगे तब भी काम चलेगा। चलिए, आपको यहाँ पे मुझे सिर्फ ये चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को 1 to कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आना चाहिए। क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये है एटॉमिक मास से ही हम मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे। एटॉमिक मास याद है? नहीं याद है तो फिर से ट्रिक समझ लीजिए, एक बार और बता देते हैं। 1 to कैल्शियम 20 ही लेंगे अभी तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद से पोटेशियम, कैल्शियम, लास्ट कैल्शियम तक जाना है। चलिए ठीक है, कैल्शियम तक ट्रिक क्या है? इसमें जो इवन रहेगा 2 से गुना करेंगे, एटॉमिक मास आ जाएगा। इसमें जो ऑड रहेगा, किसमें एटॉमिक नंबर कहा जा रहा है, ये नहीं कि एटॉमिक मास समझ लेंगे। एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो 2 से गुना करेंगे, एटॉमिक मास पाएंगे। अगर ऑड है 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, एटॉमिक मास पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कुछ। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है हाइड्रोजन 1 से 1, ठीक है। इसके बाद से नाइट्रोजन 7 का 14, इसका 7 में 14, 1 15 होना चाहिए था ट्रिक के अनुसार, लेकिन नहीं होगा। क्लोरीन 17 का 35.5, ठीक है बाबू। तो ये थोड़ा सा मैं हिंट किया हूं। जैसे में हीलियम 2 दूना 4, है ना, जो इवन है। अब लिथियम लीजिए जो ऑड है, 3 है, 3 दूना 6, 1 7, ठीक। ऑक्सीजन क्या है? इवन है, तो 8 दूना 16। वहीं आप फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन 9 क्या है? ऑड है, ऑड 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। सोडियम ऑड है, 11 दूना 22, 1 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम इवन है, 12 दूना 24, 1 25, 12 दूना 24 ही रह जाएगा, उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे। इस तरह करके 20 तक करना है, क्योंकि आज यहाँ पे जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है इनका। आइए देखते हैं अब इसकी कैसे यूज करते हैं। एटॉमिक मास से हम लोग बनाएंगे मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉम्स के मिलने से ही तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे मान लो O2 एक मॉलिक्यूल है, तो O2 में कितने एटम्स हैं बाबू? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। अब एटॉमिक मास दोनों का मालूम है, तो क्या मॉलिक्यूलर मास नहीं निकल जाएंगे? इसका 16 और इसका 16, 8 दूना 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 32 आ गया। AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। ये बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट की चर्चा होगी। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की अभी पहले ही जरूरत है, इसलिए हमको पहले ही जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये, अगर आपको O2 का निकालना है तो एक एलिमेंट का अगर एक एटम का मालूम है मास 16, सीधे 2 से गुना कर दीजिए ना, कितना हो गया बाबू? 32 AMU, ठीक है, बन जाएगा ना। बड़ी आसान है सर, हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, क्या बता रहे हैं सर? बड़ी आसान है। चलिए फिर देखते हैं, पढ़ लीजिए दोबारा क्या हो जाएगा। पढ़ने से जितना पढ़िएगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सही सही बनेगा, गलतियां
कम होगी, मजा आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में। आई बात समझ में? अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यानी कि 2 मोल N2 है, तो आपको 2 गुने 14 इंटू 2 करना होगा। तो 14 इंटू 2 यानी कि 28, 14 2 जा 28, 28 में 2 से गुना करेंगे 56 AMU आ गया। इस तरह से हम लोग आगे बनेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं, होमवर्क देंगे, सब लोग बना कर रखेंगे, उसको हम मिलवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखते हैं। अब लेते हैं थोड़ा वाटर का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलिए 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का बोलिए 17। यस सर, बहुत लोग बोल दिया है। यस सर, नहीं 17 नहीं 16 होगा। चलिए 2 + 16 कितना हो गया बाबू? 18 AMU हो गया। अगर सोचो कि मान लो कि यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, तो कभी भी नंबर ऑफ मोल्स को ये कोष्ठ के बाहर कर देना, तो तुम्हारा बनाना बहुत आसान हो जाएगा, इजिली बन जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास बोलो 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो 16 इंटू 2, 3 12 प्लस 16 32, 3 इंटू, चूंकि ये कोष्ठ में है। अब आइए जोड़िए इसको, तो कितना आएगा? 44 आ रहा है। कितना आएगा गुना करने पर? 4 × 12 2 1, 4 × 12 1 13, 132 AMU आ गया। बहुत सारे बच्चे बना कर बैठे होंगे, सर इतना लेट से बना रहे हैं आप, हम लोगों का जल्दी बन रहा है। और भी बच्चे हैं बाबू, उन लोगों को थोड़ा सा वेट करते हैं वे लोग, और थोड़ा सा लेट लगता है। जो पहली बार सीख रहे हैं उनको समय लगता है बनाने में। चलिए एक और देखते हैं, अमोनिया देखते हैं। अमोनिया का 2 मोल लिखते हैं, बनाइए आप लोग। एक अमोनिया बनाइए और देते हैं आप लोग। एक आप बनाइए